बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका लेक्चर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आज हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि ये एक लॉ है, किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने दिया, तो उसका नाम हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था गोल्डबर्ग, दूसरा था वैग। इन्होंने 1869 में ये लॉ दिया था। 1869 में ये दोनों क्लासमेट थे, फ्रेंड थे। इन्होंने मिलकर इस पे जो है रिसर्च की कोशिश की और इसको बताया, एक्सप्लेन किया। तो पता होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, किस चीज़ के रिलेटेड है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन पता होना चाहिए हमें। एक्चुअली इसका ताल्लुक रेट ऑफ रिएक्शन से है। रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव मास। एक्टिव मास, अब एक्टिव मास नाम से जाहिर है, मास एक्शन, एक्शन मीन एक्टिव, मास, एक्टिव मास। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब है कि ये एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में हमें रिलेशन बताएगा। इनमें क्या रिलेशनशिप है वो बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है। हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का भी पता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का भी पता है। हमें ये भी पता है फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और रिवर्स में प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरह का, चाहे वो फॉरवर्ड है चाहे वो रिवर्स है, उसका रिलेशनशिप बताया किसके साथ, एक्टिव मास के साथ। तो एक्टिव मास यानी मास एक्शन, एक्चुअली एक्टिव मास का मतलब होता है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन मोलैरिटी। यानी इन दोनों में उसने रिलेशन बताया था। तो उसको हम लेकर चलेंगे कि वो क्या रिलेशनशिप था उनका, क्या उसने बताया था, कैसे बताया था, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में उन्होंने ये बताया था, गोल्डबर्ग एंड वैग ने। इसकी स्टेटमेंट मेरे सामने है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substances। यानी उसने ये कहा था कि एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर एक्टिव मास ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा, अगर एक्टिव मास कम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम। उनमें एक डायरेक्ट रिलेशन है। फिर आगे ये भी बताया कि एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। यानी एक्टिव मैसेज अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर क्या होगा, फिर उसने कहा कि वो जो डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट के। यानी अगर एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है, फिर तो हम कहेंगे इनमें डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना ज़्यादा एक्टिव मास, अगर एक्टिव मास एक है तो जितना ज़्यादा एक्टिव मास उतना रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक्टिव मास एक से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको सही तरीके से हमें समझ तब आएगा जब हम इसकी एग्जांपल और इसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या बताया था। तो उससे पहले एक्टिव मास को समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्टिव मास का मतलब क्या होता है। एक्टिव मास का मतलब है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन।
मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी मोलैरिटी, जिसका यूनिट हमने पढ़ा था कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब या पर क्यूबिक डेसीमीटर, हमने इसका यूनिट पढ़ा था। इन अदर वर्ड्स हम इसको मोलैरिटी भी कहते थे, 9th क्लास में हमने इसको पढ़ा था। तो इसको एक्टिव मास कहा गया है, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन। और इस लॉ में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका बताया है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी इसकी मोलैरिटी होती है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास कहा जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, और एक बात और भी आपको बताता चलूँ कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस, नॉट फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस में पे ये अप्लाई होता है, दूसरों पे अप्लाई नहीं होता। तो उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल दो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिवर्सिबली, इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, और कोई प्रोडक्ट बनाते हैं सी एंड डी, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। ये एक जनरल बात की थी उन्होंने कि सपोज करते हैं कि ए एंड बी दो रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है ए की भी कुछ क्वांटिटी होगी, ये भी रिएक्टेंट है, बी की भी कुछ क्वांटिटी होगी, सी की भी कुछ क्वांटिटी होगी, डी भी कुछ क्वांटिटी होगी। तो इनके एक्टिव मास होने ज़रूरी हैं। तो इनके एक्टिव मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ए, स्क्वायर ब्रैकेट बी, स्क्वायर ब्रैकेट सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट डी। यानी हम कह सकते हैं ए ब्रैकेट, बी ब्रैकेट, सी ब्रैकेट, डी ब्रैकेट आर एक्टिव मासेस ऑफ ए, बी, सी, डी रेस्पेक्टिवली। उनकी ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, उनका एक्टिव मास है। अब वो कहता है ए और बी रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, सी और डी। अब यहाँ पर दो तरह का रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है। तो अब दोनों का रेट अकॉर्डिंग टू लॉ उन्होंने कैसे बताया था, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। अब पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। हमें पता है पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। अब हमें पता है फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, ये फॉरवर्ड के लिए हैं, ये रिवर्स के लिए हैं। तो फॉरवर्ड में दो एक्टिव मास हैं, एक ए है और एक बी है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। यानी मैं लिखूंगा ए स्क्वायर ब्रैकेट इनटू बी स्क्वायर ब्रैकेट, ये। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अभी स्टार्ट में रिएक्टेंट्स ए और बी हैं, ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें रेट ऑफ रिवर्स की, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये भी सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, ये सी और डी हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। ये लॉ था सी एंड डी। तो यानी अकॉर्डिंग टू लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्टिव मासेस ए और बी होंगे, रिवर्स रिएक्शन में एक्टिव मासेस सी और डी होंगे। इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये दोनों लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ हम इसको सॉल्व करना है। उन्होंने इसको सॉल्व किया जैसा कि हमें पता है। अच्छा, मैं इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को सिंपली आर
एफ लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसका सिंबल है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें पता है, प्रोपोर्शन का साइन हटाकर हम इक्वल का साइन लगाते हैं और फिर कोई कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट हमने लगाना है के, स्मॉल के लगाना है, कैपिटल के नहीं लगाना। स्मॉल के के साथ एफ भी लिखना है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, इनटू ए एंड बी। अब ये इसकी कैलकुलेशन है सिंपली, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं या आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, सिंपल वो इसकी कैलकुलेशन है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आ जाएगा इक्वल के एफ ए इंटू बी। सेम हेयर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के साथ, स्मॉल आर लगा देते हैं, रिवर्स रिएक्शन। ये भी सेम, प्रोपोर्शन का साइन हम हटाएंगे तो इक्वल का साइन लगाते हैं और फिर कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ भी कांस्टेंट के लगाएंगे, लेकिन इसके साथ हम स्मॉल आर लगाएंगे, रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। ये फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, ये रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट, और बाकी एज इट इज़ सी कॉन्सेंट्रेशन इनटू डी कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे पास। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी हमारे पास आ गया, रिवर्स रिएक्शन का रेट भी हमारे पास आ गया। हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि एट इनिशियल स्टेज फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट स्लो होता है। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज द रिएक्शन प्रोसीड, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेज and the rate of reverse reaction gradually increases, and a stage reaches where the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। तो चूँकि ये रिवर्स रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता ही रिवर्सिबल रिएक्शन में है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी है। तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसा कि हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होंगे, तो अब दोनों की वैल्यू हमारे पास है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू भी हमारे पास है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यू पुट कर दें। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ये है हमारे पास, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू है, पुट करते हैं इसको। के आर एफ की जगह क्या लिखेंगे हम, के एफ, स्मॉल के लिखना है, स्मॉल के एफ इंटू A concentration into B concentration। सिमिलरली इक्वल का साइन आर आर, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उसकी वैल्यू भी हमारे पास है, ये वैल्यू है हमारे पास, इसको पुट करेंगे। अब वो है स्मॉल के आर इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने पुट कर दिया। यानी सिंपली हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखकर अब उसको आगे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये आ गया। अब इसके बाद दो कांस्टेंट हैं, एक कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का है, एक कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन का है। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट एक तरफ कर लेने हैं, कॉन्सेंट्रेशंस एक तरफ कर लेनी है। कैसे, अब के आर यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, सी कॉन्सेंट्रेशन डी कॉन्सेंट्रेशन। ये ए और बी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ए कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी कॉन्सेंट्रेशन। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, के आर को इधर ही रहने देते हैं, के एफ को इधर ले आते हैं और सी और डी को इधर ले आते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आपने इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है
कि के एफ जो है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ये ऊपर आना चाहिए, रिवर्स रिएक्शन नीचे आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो लॉ की पहली इक्वेशन लिखी है यहाँ पर भी बता दिया है कि आपने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है के एफ के फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, पहले फॉरवर्ड होता है बाद में रिवर्स होता है के आर। तो ये दोनों फॉरवर्ड ऊपर आएगा, रिवर्स नीचे, सेम इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो ये बन गया। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट इकट्ठे आ गए हैं, दो कांस्टेंट इकट्ठे कहीं भी नहीं लिखे जाते, कभी भी नहीं लिखे जाते। तो इन दोनों कांस्टेंट की जगह उन्होंने एक नया कांस्टेंट लिख दिया। उन्होंने कहा कि इसकी जगह लिख दें के सी, यानी के एफ भी एक कांस्टेंट है, के आर भी कांस्टेंट था, इन दोनों की रेशो थी, उनको हटाकर एक बड़ा कांस्टेंट लगा दिया के सी। तो अब इन दोनों की जगह एक बड़ा कांस्टेंट लगा दिया के सी। के सी आगे वैसे का वैसे हम इसको लिख देंगे, सी कॉन्सेंट्रेशन इनटू डी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए कॉन्सेंट्रेशन इनटू बी कॉन्सेंट्रेशन। ये जो के सी है इसका नाम रखा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम इसका रखा गया। इसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों रखा गया वो भी हम डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट हमें तब मिला जब एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब दोनों में इक्विलिब्रियम हो गया, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें ये कांस्टेंट मिला, इसीलिए इसका नाम रखा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर हम देखें, गौर करें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल है? ऊपर सी और डी है, नीचे ए और बी है। तो सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्चुअली ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, ऊपर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है और नीचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप के सी की वैल्यू निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालेंगे, हमेशा ऊपर प्रोडक्ट्स आएंगे और नीचे रिएक्टेंट्स आएंगे। ये प्रोडक्ट्स थे राइट साइड पे और ये रिएक्टेंट्स थे लेफ्ट साइड पे। तो ऊपर देखें प्रोडक्ट्स आए हैं और नीचे रिएक्टेंट्स आए हैं। तो इस तरीके से ये था सिंपल उनका तरीकाकार बताने का कि लॉ ऑफ मास एक्शन की कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। ये सिंपल एक जनरल उन्होंने बात बताई थी कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का ये तरीका जी, वो था सिंपल रिएक्शन। अब हमारे पास उन्होंने ये भी बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन, यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो कि हमने के सी जिसको कहा है कि उसकी डेरिवेशन करनी हो जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन मीन अब यहाँ पर ये होगा कि पहले तो हमने सिंपली लिखा कि दो रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट्स थे, इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे। लेकिन हम डेली लाइफ में देखते हैं जब तक हम इक्वेशन को बैलेंस ना करें तब तक हम उसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे? जब तक बैलेंस ना करें तब तक हम उसको इक्वेशन नहीं लिखते। जैसे वो कहते हैं फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है कि हमने लिखा हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिवर्सिबल 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। कहते हैं इस किस्म की इक्वेशन आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे? ये बात तो समझ में आती है। सपोज ये ए है, ये बी है, इसके साथ ये कोई सी है, प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ ये जो कोफिशिएंट है इसका क्या करेंगे? इस किस्म की इक्वेशंस आ जाएं फिर क्या होगा? ज़रूरी तो नहीं कि सारी एग्जांपल्स सिंपल आ जाएं। C+O2 CO2 ये तो सिंपल है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसको तो हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए जिसमें कोई कोफिशिएंट आ जाए, बैलेंस करने के लिए कोई नंबर लगाना पड़ जाए, 2, 3 और मोर कोई भी नंबर हो, उसको फिर कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने का तरीकाकार भी उन्होंने डिटेल में समझाया है, बताया है कि जनरल रिएक्शन भी कोई आ जाते हैं जिनके साथ कोफिशिएंट लगे होते हैं, जिनके साथ कोई कोफिशिएंट होता है, उसको कैसे लिखेंगे? सपोज उन्होंने कहा कि ए के साथ कोई कोफिशिएंट स्मॉल ए है, सपोज कर लिया, बी के साथ भी कोई कोफिशिएंट है स्मॉल बी, सी के साथ कोई कोफिशिएंट है स्मॉल सी,
डी के साथ कोई कोफिशिएंट है स्मॉल डी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो इसका तरीकाकार भी बेटा बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन। थोड़ा सा इसमें सिर्फ चेंज है। वो क्या? वो कहता है कि बिल्कुल सेम उसी तरीकेकार से हम इसको लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज के। लेकिन ये जो इसके साथ कोफिशिएंट हैं, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और इधर है स्मॉल सी और स्मॉल डी, जिनको हमने कोफिशिएंट्स कहा है, ये क्या है? एक्चुअली दीज आर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। यानी ए के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा हम कहेंगे ये उतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। बी के साथ जो है, सी के साथ, डी के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा होता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं और इनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। ए की कॉन्सेंट्रेशन ए ब्रैकेट, बी की कॉन्सेंट्रेशन बी ब्रैकेट, सी की कॉन्सेंट्रेशन सी ब्रैकेट, डी की कॉन्सेंट्रेशन डी ब्रैकेट। ये उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशंस हैं और ये उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। कहते हैं इसको लिखने का तरीकाकार सेम है जैसे कि लॉ ऑफ मैस एक्शन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए ब्रैकेट एंड बी ब्रैकेट, यानी ए कॉन्सेंट्रेशन एंड बी कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको हम पावर में लिखेंगे, रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट या रेज्ड टू द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। जो कोफिशिएंट है ये ए कोफिशिएंट है, बी सी डी, इनको पावर में लिखा जाएगा। इनको रेज करके स्मॉल ए को ए की पावर में लिखेंगे, स्मॉल बी को बी की पावर में लिखेंगे, स्मॉल सी को सी की पावर में लिखेंगे, स्मॉल डी को डी की पावर में। कैसे? ए के ऊपर अब स्मॉल ए, बी के ऊपर स्मॉल बी, बस ये चेंज है। बाकी सारा सेम है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। सेम इधर भी हम लिखते हैं, जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखा, अब रिवर्स का भी लिखते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? सी ओ डी, ये आपने लिख दिया सी कॉन्सेंट्रेशन इनटू डी कॉन्सेंट्रेशन। सी के साथ स्मॉल सी है, इसको पावर में लिख दें। डी के साथ स्मॉल डी है, इसको भी पावर में लिख दें। ये ख्याल करना है, बस ये चेंज है। यानी इसकी स्टेटमेंट में भी फिर यही आपने चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रेज्ड टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स या रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। यानी जो उसकी पावर, जो उसकी कोफिशिएंट होगी उसको उठाकर उसकी पावर में लिख दें, कोफिशिएंट को नंबर ऑफ मोल्स बना दें और पावर में लिख दें। जो कोफिशिएंट होते हैं एक्चुअली वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो ये हमारे पास सेम आ गया, सिर्फ पावर में कोफिशिएंट को पावर में लिख दिया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। सेम इसकी अब कैलकुलेशन है, वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले की है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन और कांस्टेंट, यहाँ पर भी सेम कांस्टेंट के एफ जैसे हमने पहले लिखा था, बी के ऊपर स्मॉल बी, ए के ऊपर स्मॉल ए। सेम हेयर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, प्रोपोर्शन का साइन हटाकर इक्वल का साइन और के और कांस्टेंट लगाएंगे, रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट। सी के ऊपर स्मॉल सी, डी के ऊपर स्मॉल डी, बाकी सेम। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया। हमें पता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ जाए, रिवर्स रिएक्शन भी आ जाए, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम लाजमी होता है, लाजमी इस्टेब्लिश होता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction। दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। तो जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, अब दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। आर एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि ये है, इसको लिखें। ये आएगा जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास के एफ इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन पावर में ए, बी कॉन्सेंट्रेशन पावर में बी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसकी वैल्यू भी हमारे पास ये मौजूद है, ये वैल्यू है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, इसको लिखें। ये हमारे पास आएगा के आर सी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर स्मॉल सी, डी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर स्मॉल डी। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब सेम कैलकुलेशन कांस्टेंट को एक तरफ कर लें, कॉन्सेंट्रेशन को एक तरफ कर लें, जैसे हमने पहले किया था। कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है, क्रॉस एक्सचेंज करना है। इसको इधर लेके आना है और इसको इधर लेके आना है। ये मैंने समझा दिया, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा ऊपर आएगा। तो के एफ ओवर के आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, सी कॉन्सेंट्रेशन पावर सी, डी कॉन्सेंट्रेशन पावर डी, डिवाइडेड बाय ये ए और बी वहाँ मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर डिवाइड हो जाएंगे। ए कॉन्सेंट्रेशन पावर ए, बी कॉन्सेंट्रेशन पावर बी। हमें पता है ये दो कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट की रेशियो है जो कि स्पेसिफिक कांस्टेंट है। एक फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है, एक रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट है। इनको हटाकर हम एक और कांस्टेंट, बड़ा कांस्टेंट लगाते हैं के, ये भी कांस्टेंट है। सी से कांस्टेंट के एक सिंबल है उसका। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक कांस्टेंट हमारे पास आ गया, तो हमारे पास उसकी जो डेरिवेशन आ जाएगी, सी कॉन्सेंट्रेशन पावर सी, डी कॉन्सेंट्रेशन पावर डी, डिवाइडेड बाय ए कॉन्सेंट्रेशन पावर ए, बी कॉन्सेंट्रेशन पावर बी। तो हमारे पास ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे ये लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखा। जो स्टेटमेंट थी हमने उसी को फॉलो किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास के। अगर एक एक्टिव मास हो, लेकिन हमारे पास एक्टिव मास इधर भी दो हैं, इधर भी दो हैं, फॉरवर्ड में भी दो हैं, रिवर्स में भी दो हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, उनका प्रोडक्ट लेना है, यानी उनको मल्टीप्लाई करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड में हमेशा हम रिएक्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स में हमेशा हम प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाकी उसके आगे प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल और कांस्टेंट सेम हेयर। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी होता है, रिवर्स का भी होता है। दोनों का रेट जब इक्वल होता है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो वहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल होते हैं। वहाँ पर हम उनकी वैल्यू पुट करके उसकी डेरिवेशन करके कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, बाकी एग्जांपल्स आपको दे दूँगा, आप सेल्फ असेसमेंट के तौर पे उसको घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ, जिसकी फिर आगे हम डेरिवेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हमारे पास कोई भी आप केमिकल रिएक्शन लें जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आप उसकी डेरिवेशन लिख सकते हैं इजीली। अब मैं यहाँ पर पहली एग्जांपल लिखता हूँ। अब उसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करने लगे हैं। एग्जांपल नंबर 1 है मेरे पास। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि
हाइड्रोजन और आयोडीन वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि सिंपल हमने डिस्कस की। हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, रिवर्सिबल, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ये इक्वेशन है सिंपल। कहा जाता है आपको कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करें, डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, आपने इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी, यानी आपने के सी की वैल्यू निकालनी है। ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी की वैल्यू निकालने को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद रखना। अब हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब इसमें के सी की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट नहीं निकालनी, वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकालनी, स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड रिएक्शन बनाना है, उसका रिवर्स बनाना है, इक्वल रख के दोनों को, फिर आपने के सी की वैल्यू निकालनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में उसी को फॉलो करूँगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लें। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन, आप लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन और आयोडीन H2 into I2। ये अच्छा, इसमें ये ख्याल करना है कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसको पावर में नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर हमने A लिखा हुआ था, A को पावर में लिख दिया था, वो कोफिशिएंट होता है जिसको पावर में लिखते हैं। ये कोफिशिएंट नहीं है, ये भी कोफिशिएंट नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। कोफिशिएंट वो होता है जो आपके सिंबल के शुरू में लिखा होता है। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दिया। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखें। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ख्याल करना है, जो चीज़ पहले हो ना आपके पास लेफ्ट साइड पे, वो फॉरवर्ड होगी हमेशा। जो चीज़ लेफ्ट साइड पे लिखी होगी वो फॉरवर्ड में आएगी, जो चीज़ राइट साइड पे लिखी होगी वो रिवर्स में आएगी। लेफ्ट साइड पे चाहे एक चीज़ हो चाहे 2 चीज़ें हों, वो फॉरवर्ड में आएंगे। राइट साइड पे चाहे एक चीज़ हो चाहे 2 चीज़ें हों, रिवर्स में आएंगी। तो RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ रिवर्स में क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसका ये जो 2 है ना, ये कोफिशिएंट है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। इसको पावर में लिखना है। कैसे, अब मैं लिखूंगा हाइड्रोजन आयोडाइड 2 पावर में लिखूंगा। अगर आपने इसको 2 ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, 2HI लिख दिया, ऐसे लिख दिया, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत होगा। इस चीज़ का ख्याल करना है, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। इस बात का ख्याल रखना है। कोफिशिएंट हमेशा पावर में लिखा जाता है, और ये मॉलिक्यूल है, कोफिशिएंट हमेशा शुरू में होता है। तो इस तरह नहीं लिखना, आपने इसको पावर में लिखना है। खैर, इसको भी 2-3 एग्जांपल्स दूंगा आपको इस तरह की, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह लिखने के बाद आपने सेम जैसे मैंने आपको बताया, इसको भी सॉल्व कर लें। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन, और कांस्टेंट क्या आएगा, KF, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। सेम H2 एंड I2, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल लिया। अब सेम इसको सॉल्व करें। रेट ऑफ रिवर्स, यहाँ भी इक्वल का साइन और कांस्टेंट लगाएंगे, रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट KR, बाकी वैसे का वैसा HI। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बॉक्स में ताकि समझ आ जाए। रिवर्स रिएक्शन भी आ गया। अब क्या करेंगे, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम हमें पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, दोनों को इक्वल रखना है। आप वैल्यू पुट कर दें। RF की वैल्यू क्या है, KF इंटू H2 इंटू I2 इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, KR इंटू HI स्क्वेयर, ब्रैकेट के ऊपर 2 लगा देंगे। अब सेम जो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट एक तरफ कर लें, KF KR इधर आकर डिवाइड हो जाएगा,
जो कि हमेशा ऐसे ही करना है आपने। इधर बचेगा बाकी हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको HI बोलते हैं, ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड हो जाएगी, हाइड्रोजन इनटू आयोडीन, ये आ गया। हमें पता है इसको हटाकर हम क्या लगाते हैं, Kc, जैसे यहाँ पर लगाया था हमने, इसको हटाकर वो दो कांस्टेंट है, हाइड्रोजन आयोडाइड स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 एंड I2, तो ये Kc की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इस तरीके से आपने इसको डिराइव करना है। एक बात का ख्याल रखना है, जो चीज़ लेफ्ट साइड पे हो वो हमेशा फॉरवर्ड में आएगी, जो चीज़ राइट साइड पे हो वो हमेशा रिवर्स में आएगी। चाहे लेफ्ट साइड पे एक चीज़ हो, चाहे दो चीज़ें हों, चाहे तीन हो, राइट साइड पे भी सेम। तो एक एग्जांपल मैं और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी मैं लिख दूँगा, आपने खुद इसको सॉल्व करना है। अब सेकंड एग्जांपल हम इसकी डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 इसी तरह उसको भी हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर 2NH3, ये अमोनिया गैस 2NH3, 2 कोफिशिएंट है, NH3 अमोनिया है, रिवर्सिबल N2 प्लस 3H2, ये अमोनिया की डिकम्पोजिशन, ये रिएक्शन है, इक्वेशन है, आपको दे दी जाती है, बता दी जाती है कि बेटा ये इक्वेशन है, आपने इसमें Kc की वैल्यू फाइंड करें, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी कि Kc की वैल्यू फाइंड करें, या मैं लिख देता हूँ Kc फाइंड करें, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में ये लिख देते हैं और रिवर्स में ये लिख देते हैं। कहते हैं सर ने कहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आते हैं, रिएक्टेंट्स तो ये है, प्रोडक्ट तो ये है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कहा कि जो चीज़ लेफ्ट साइड पे आ जाए वो रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रही होती है, जो चीज़ राइट साइड पे आ जाए वो प्रोडक्ट के तौर पे एक्ट कर रही होती है। आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसको फॉरवर्ड में लिख दो, जो चीज़ राइट साइड पे लिखी हुई है उसको रिवर्स में लिख दो। देखिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, NH3 ब्रैकेट, क्योंकि ये 2 कोफिशिएंट है, ये पावर में लिखा जाएगा, 2 पावर में लिख देंगे। ये फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कहा, अगर इसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट है। फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, अब रिवर्स रिएक्शन पे आ जाए। अच्छा, आपने एक बात और भी ध्यान में रखनी है, F का मतलब होता है फॉरवर्ड, F का मतलब होता है फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट टाइम लिखा हो वो लेफ्ट पे लिखा होता है। पहले फर्स्ट पे लिखते हैं, लेफ्ट वाली चीज़ लिखते हैं ना, फर्स्ट पे जो चीज़ लिखी है वो फॉरवर्ड में आएगी। जो राइट साइड पे चीज़ लिखी है वो रिवर्स, R से राइट, R से रिवर्स, इस चीज़ को याद रखना है। R से राइट भी, रिवर्स भी। तो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये रेट ऑफ रिवर्स में आ जाएंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको भी सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, N2 ब्रैकेट में लिखना है, इसको ब्रैकेट में ही लिखना है क्योंकि ये कोफिशिएंट नहीं है। अच्छा, N2, अच्छा दरमियान में प्लस का साइन नहीं लगाना, ख्याल करना है। बाज़ बच्चे गलती कर जाते हैं कि दरमियान में प्लस का साइन भी लगा देते हैं, वो गलत है, बिल्कुल ख्याल करना है। तो N2 आपने लिखना है साथ H2। अब H2 के साथ जो 3 है ये कोफिशिएंट है, इसको आप पावर में लिखेंगे, ठीक है। इसमें 2 को पावर में लिखेंगे, इसमें 3 को, इसको पावर में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। तो H2 के ऊपर 3 ये लिख दिया। अब आपके लिए आसान है, आपने अब फॉरवर्ड रिएक्शन को सॉल्व कर दें, इक्वल लगा के KF कांस्टेंट लगा दें, NH3 स्क्वायर, सेम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में प्रोपोर्शन की जगह इक्वल का साइन KR, बाकी वैसे N2 H2 पावर 3। अब फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया, रिवर्स रिएक्शन भी आ गया,
दोनों को इक्वल रख दें एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। आर एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, के एफ इंटू NH3 स्क्वेयर, इसी तरह के आर इंटू N2 H2 की पावर 3, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, कांस्टेंट एक तरफ कर लें, के आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया था। इधर बचेगा N2 H2 पावर 3 डिवाइडेड बाय NH3 पावर 2। हमें पता है, हम इसको हटाकर एक और कांस्टेंट लगाते हैं, दैट विल बी KC। अब बाकी वैसे का वैसा लिख दें, N2 H2 पावर 3 डिवाइडेड बाय NH3 पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया, KC निकालने का तरीकाकार। तो आपने यही बात ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे लिखी हो उसको फॉरवर्ड में, जो चीज़ राइट साइड पे लिखी हो उसको रिवर्स में। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी लिख दें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रिवर्स रिएक्शन का रेट भी लिख दें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। दोनों को इक्वल लिखना है, फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स को इक्वल लिखना है, दोनों की वैल्यू पुट करके KC की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल। अब हम लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं जी। अब एक और हमारे पास एग्जांपल है जी 2SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड नाम है इसका, और आगे लिखना है जी हमने 2SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस O2। ये इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है दे दी, चाहे आपको लेफ्ट साइड वाली चीज़ राइट साइड पे लिख के दे दे या राइट साइड वाली चीज़ लेफ्ट साइड पे लिख के दे दे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने वही बात ध्यान में रखनी है मेरी कि जो चीज़ लेफ्ट पे लिखी हुई है उसको हमेशा फॉरवर्ड में, जो राइट पे लिखी हुई है हमेशा रिवर्स में, फिर आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब देखें, सेम हमारे लिहाज से ये चीज़ फॉरवर्ड में आएगी और ये चीज़ रिवर्स में आएगी। क्यों, मैंने आपको बताया, F से फॉरवर्ड, F से फर्स्ट, जो फर्स्ट चीज़ है वो फॉरवर्ड है, R से राइट, R से रिवर्स, जो राइट पे लिखी हुई है वो रिवर्स में। सेम अब इसमें मैं ज़रा जल्दी में लिख देता हूँ कैसे, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, SO3 के, जो 2 है साथ, ये कोफिशिएंट है, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है। सेम अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी लिख देना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं, एक SO2 भी है और O भी। SO2 मैंने आपको पहले बताया है, एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं तो उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जिसको बोलते हैं आप प्रोडक्ट, प्लस का साइन नहीं लगाते। SO2 के बाद ये जो 2 था ये कोफिशिएंट था, ये पावर में चला जाएगा, और इनटू O2, दरमियान में प्लस नहीं लगाना, मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। अब सेम इसको भी सॉल्व कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा KF SO3 पावर 2। इसको भी सॉल्व कर दें, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन KR इंटू SO2, बाकी वैसे का वैसे लिखते हैं, सिर्फ इक्वल का साइन और कांस्टेंट लगाते हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड भी आ गया, रेट ऑफ रिवर्स भी आ गया, दोनों आ गए, दोनों को इक्वल रख दें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो RF की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है, KF SO3 स्क्वेयर इज इक्वल टू KR SO2 स्क्वेयर इंटू O2, ये हमारे पास आ गया। अब कांस्टेंट एक तरफ कर लें, KF ओवर KR
इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा SO2 O2 डिवाइडेड बाय SO3 2, यानी KR को इधर ले आएंगे, SO3 को इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है इसको हटाकर हम क्या लगा सकते हैं KC, बाकी एज इट इज डिवाइडेड बाय SO3, ये हमारे पास KC की वैल्यू आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने तमाम इन इक्वेशंस में गौर किया हो, देखा हो, तो एट द एंड क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये रिएक्टेंट्स थे जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए थे, रिएक्टेंट्स थे, और ये क्या थे, प्रोडक्ट्स थे। तो एट द एंड प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए और रिएक्टेंट्स नीचे आ जाते हैं। सिर्फ उन्हीं बातों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई, कि एक तो कोफिशिएंट को ब्रैकेट में नहीं लिखना, उसको पावर में लिखना है, और दूसरा प्लस का साइन नहीं लगाना, उनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। इस तरीके से इस चीज़ का ख्याल रखेंगे आप तो बिल्कुल आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है। इस तरह की जो डेरिवेशंस है एग्जांपल्स की, बोर्ड में हर साल, इस साल भी 2020 में जो फर्स्ट ग्रुप था और सेकंड था, उसमें इनकी डेरिवेशन पूछी गई थी। इक्वेशन दे देते हैं और कहते हैं कि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की डेरिवेशन लिखें। और रही बात लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, हर साल पेपर में आता है। कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, फर्स्ट ग्रुप में नहीं आएगा तो सेकंड ग्रुप में लाजमी होगा, या तो फर्स्ट ग्रुप में आया होता है या सेकंड ग्रुप में आया होता है। तो उसमें आपने इसको तो बिल्कुल नहीं इजी लेना, समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है। तो आपने इसको लाजमी तौर पर सही तरीके से इसकी स्टेटमेंट, इसकी कैलकुलेशन, इसकी डेरिवेशन, ईच एंड एवरीथिंग जैसे लिखा हुआ है उसको तैयार करना है, उसको लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने तो थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखी हैं अपनी तरफ से, बाकी बुक में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स, टेस्ट योर सेल्फ जो है इसका मतलब 9.2 वहाँ पर दी गई हैं। आप 9.2 टेस्ट योर सेल्फ उसको देखें, उसमें एग्जांपल्स दी गई हैं वो देखें। उसके बाद एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर भी इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, पूछा गया है कि इसका एक्सप्रेशन डिराइव करें, वो भी देखें। यूनिक नोट्स में उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है। और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के नीचे भी 2-3 एग्जांपल्स दी गई हैं, वहाँ पर कुछ डायरेक्ट भी की गई हैं। आपने डायरेक्ट नहीं करनी, आपने इस मेथड को देखना है जो मैंने बताया है, सारे स्टेप पूरे करने हैं। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का पूरा करें, फिर रिवर्स का पूरा करें, फिर दोनों को इक्वल रखें और KC की वैल्यू निकाल लें। इस तरीके से तो आज का हमारा जो टॉपिक था, तो बेटा ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। और बाकी जैसे मैंने आपको ये डिराइव करके दिखाया है, इसकी प्रैक्टिस करें, 2 टाइम्स 3 टाइम्स एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस करें आप, इसकी डेरिवेशन की। अच्छा, और एक बात का ख्याल रखना है, ये जो मैंने एरो आपको समझाने के लिए लगाए हैं, स्मॉल a को पावर में स्मॉल, आपने वहाँ ये एरो बनाने नहीं हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखना है, बाद बच्चे बना देते हैं, वो समझाने के लिए था। और उसके बाद आपने इसके ऊपर लिखना भी है KF और KR, ये भी आपने लाजमी लिखना है। और बाकी डेरिवेशन इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, लॉ की प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन, डेरिवेशन, उसका जनरल रिएक्शन भी। और जो एग्जांपल्स मैंने आपको 3 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, आपको कहीं भी कोई एग्जांपल नज़र आती है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको आइडिया हो जाए। मज़ीद आप यूनिक नोट्स उठाएं, उसमें भी एग्जांपल्स की डेरिवेशन दी गई है, उसको सॉल्व करें, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और घर में सेफ़ रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।